हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्ट्रीम बाय एमडी शादान। गाइस, आज की इस वीडियो में मैं एक नए सब्जेक्ट की शुरुआत करने जा रहा हूं, दैट इज़ इकोनॉमिक्स ऑफ क्लास 12। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 का जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसके बारे में डिस्कस करेंगे और बिल्कुल बेसिक बात आज करेंगे क्योंकि पहला वीडियो है, पहला लेक्चर है ये। ठीक है, इस लेक्चर में हम सिर्फ इतना समझेंगे कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, ठीक है, एंड हाउ मैक्रो इकोनॉमिक्स से इज डिफर फ्रॉम माइक्रो इकोनॉमिक्स, यानी जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो किस तरीके से डिफरेंट है माइक्रो इकोनॉमिक्स से। ठीक है, लेकिन उससे पहले एक चीज़, मेरी बात जो है वो ध्यान से सुन लीजिए। देखिए, यहाँ पे जो मैं कंटेंट लिया हूँ वो तो पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा, लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइज आप सभी लोगों के लिए कि आप मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिए और समझने की कोशिश करिए कि मैं कह क्या रहा हूँ, बोल क्या रहा हूँ, समझा क्या रहा हूँ, क्योंकि जितना दम मेरे कंटेंट में है उससे कहीं ज़्यादा मेरी बात में है। ठीक है, तो जो मैं बातें बोल रहा हूं ना उसको आप बहुत ध्यान से समझिएगा। अब देखो, क्योंकि मुझे आपको पढ़ाना है मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में, तो उससे पहले मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूंगा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या चीज़ है। ठीक है, क्योंकि आगे हम डिफरेंशिएट भी करेंगे, तो थोड़ा सा मैं ब्रीफ में आपको बताना चाहूँगा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। देखो, माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब होता है कि जब हम इकोनॉमिक रिलेशनशिप या फिर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को, ठीक है, या किसी भी इकोनॉमिक इश्यूज को जब हम स्टडी करते हैं इंडिविजुअल लेवल पे, तो उसे बोला जाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। ये चीज़ आपको क्लास 11th में भी पढ़ाया गया होगा। जैसे मैं अगर आपको एक एग्जांपल से समझाऊं, ये एक मेरे हाथ में एक पेन है गाइस, आपको तो नहीं दिख रही होगी लेकिन मेरे हाथ में एक पेन है। तो अगर मैं ये स्टडी करूँ कि ये जो पेन है इसकी प्रोडक्शन कास्ट क्या है, ठीक है, या फिर इस पेन को बेचने के लिए मुझे एडवर्टीजमेंट पे कितना खर्चा करना पड़ता है, या फिर इस पेन, ये जो पेन है ये किस मार्केट में सबसे ज़्यादा बिकता है, ठीक है, या फिर मार्केट में इस पेन की डिमांड या सप्लाई कितनी है, ठीक है, या फिर इस पेन पर मैं कितना प्रॉफिट कमाता हूं। अब ये जो तमाम चीज़ें हमारे स्टडी के लिए हमारे सामने आएंगी, ये सारी बातें सिर्फ एक पेन से जुड़ी हुई हैं। गाइस, ध्यान से सुनो मैं क्या कर रहा हूँ, ये सारी बातें सिर्फ एक पेन से जुड़ी हुई हैं, यानी हम सब कुछ जो स्टडी कर रहे हैं वो सभी सिर्फ एक पेन के बारे में स्टडी कर रहे हैं, तो इसे बोला जाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, या फिर अगर मैं एक दूसरा एग्जांपल दूं, जैसे मान लो एक पर्टिकुलर फैमिली की इनकम क्या है, ठीक है, एक पर्टिकुलर फैमिली की खर्चे क्या है, फैमिली की डिमांड क्या है, ठीक है, तो यहाँ भी हम एक इंडिविजुअल फैमिली की स्टडी कर रहे हैं, तो ये भी क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, और माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, अब जैसे हमने बात की थी अभी कि इस पेन की, ठीक है, बट क्या आपको क्या लगता है कि मार्केट में सिर्फ एक पेन ही इकलौती एक कमोडिटी है जो मार्केट में बिकती है? नहीं डियर, मार्केट में इसके जैसी बहुत सारी कमोडिटीज़ हैं। ठीक है, तो उन सब कमोडिटीज को कंबाइंड बेसिस पर एक साथ स्टडी करना, दैट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, यानी जितने भी मार्केट में गुड्स एंड सर्विसेज हैं सबकी डिमांड एंड सप्लाई के बारे में पता लगाना, सभी कमोडिटीज़ का एवरेज प्राइस क्या है ये पता लगाना, इन सभी प्रोडक्ट का कंबाइंड बेसिस पर स्टडी करना, दैट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, ये तो बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में हो गया। ठीक है, लेकिन अब जो मैं यहाँ पे कंटेंट लिया हूँ उसके हिसाब से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि मैक्रो इकोनॉमिक्स से क्या है। आइए समझते हैं। देखो, यहाँ पे लिखा हुआ कि द टर्म मैक्रो इन इंग्लिश हैज इट्स ओरिजिन इन द ग्रीक टर्म मैक्रोस, यानी जो ये मैक्रो शब्द है ना, ये एक इंग्लिश वर्ड है, ठीक है, और इसे लिया गया था ग्रीक वर्ड से, और ग्रीक वर्ड में भी किससे, मैक्रोस से, जिसका मतलब क्या होता है, विच मीन्स लार्ज। ठीक है, देखो एक चीज़ मैं आपको बताऊं, आपने देखा होगा कि हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो भी चीज़ें पढ़ रहे थे ना वो एक इंडिविजुअल लेवल पर स्टडी कर रहे थे, यानी कि उसका जो दायरा होता है वो बहुत स्मॉल होता है। लेकिन क्योंकि अब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ने जा रहे हैं और मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम इंडिविजुअल लेवल पर स्टडी नहीं करते, हम एग्रीगेट लेवल पर, यानी इकोनॉमी एज अ होल, पूरी इकोनॉमी को लेकर के स्टडी कर रहे होते हैं, यानी जो बड़े बड़े इशूज होते हैं, ठीक है, हमारे देश में, उससे रिलेटेड हम क्या करते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं। आगे कह रहा है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स इज डिफाइंड एज दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स विच स्टडीज इकोनॉमिक इश्यूज और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एट लेवल ऑफ इकोनॉमी एज अ होल। यानी देखो वही बात आ गई ना, हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या स्टडी करते हैं, जो बड़े बड़े इकोनॉमिक इश्यूज होते हैं, जो बड़े बड़े इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होते हैं, ठीक है, उसको एज अ होल पूरी इकोनॉमी से रिलेटेड। या फिर देखो गाइस, अगर आपको यहाँ इस कंटेंट से नहीं क्लियर हो पा रहा कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का क्या मतलब है, तो मैं आपको एक लाइन में समझाना चाहता हूँ। मैक्रो इकोनॉमिक्स आप कभी जिंदगी में नहीं भूलेंगे। देखो, आप अगर किसी भी टॉपिक्स पर बात करें या किसी भी सब्जेक्ट पे बात करें, ठीक है, या किसी भी इश्यूज पर बात करें, अगर वो टॉपिक, अगर वो सब्जेक्ट, अगर वो इश्यूज
ठीक है, पूरी इकोनॉमी पर इम्पैक्ट डाल रहा है। तो ऐसे सभी इशूज या फिर टॉपिक्स या फिर सब्जेक्ट मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें अनएम्प्लॉयमेंट की, अगर हम बात करें पुअर्टी की, अगर हम बात करें नेशनल इनकम की, अगर हम बात करें एक्सपोर्ट की या फिर इंपोर्ट की, तो ये सारे वो टॉपिक हैं जो किसी इंडिविजुअल को प्रभावित नहीं करते, बल्कि इसका इम्पैक्ट पूरी कंट्री पर पड़ता है, पूरी इकोनॉमी पर पड़ता है। तो उसे हम रखते हैं कहाँ, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत। ठीक है, देखो एक प्रोफेसर हैं, उन्होंने अपनी डेफिनेशन में बता रखा है क्या, एम.एस. स्पेंसर, इन्होंने कहा कि मैक्रो इकोनॉमिक्स इज कंसर्न्ड विद द इकोनॉमी एज अ होल आर लार्ज सेगमेंट ऑफ इट। इन्होंने वही बात कही है कि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है ये कंसर्न रखती है किससे, इकोनॉमी को एज अ होल, ठीक है, यानी लार्ज लेवल पर जो बड़े बड़े इशूज होते हैं उससे कंसर्न करता है क्या, मैक्रो इकोनॉमिक्स। फिर आगे लिखा हुआ कि इन मैक्रो इकोनॉमिक्स अटेंशन इज फोकस्ड एंड सच एज प्रॉब्लम्स एज द लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। देखो आगे ना वही बात, अब देखो ये कह रहा कि मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है ये फोकस करता है बड़े बड़े प्रॉब्लम्स पे, ठीक है, बड़े बड़े प्रॉब्लम्स को लेकर के, बड़े बड़े इश्यूज को लेकर के, जैसे हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी। अब बेरोजगारी जो है वो किसी एक इंसान से रिलेटेड तो होती नहीं है। ऐसा तो होता नहीं कि अगर देश में कोई एक इंसान, ठीक है, कोई एक इंडिविजुअल पर्सन अगर बेरोजगार है तो हम कह देंगे देश में अनएम्प्लॉयमेंट है, नहीं, बल्कि अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसा मुद्दा है, एक ऐसा टॉपिक है जो हमारे देश के बहुत सारे लोग इससे अफेक्ट होते हैं। ठीक है, तो बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, ये छोटा मुद्दा नहीं है। ठीक है, तो अनएम्प्लॉयमेंट किसके अंदर आएगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आएगा। या फिर आगे लिखा हुआ द रेट ऑफ इन्फ्लेशन। अब इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, इन्फ्लेशन का मतलब ये तो नहीं होता, महंगाई का मतलब ये तो नहीं होता कि किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के प्राइस के बढ़ जाने से महंगाई आ जाती, नहीं। जब देश में बहुत सारे, ठीक है, ढेर सारे जो गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं उनके प्राइसेज अगर लगातार बढ़ते हैं तो ये माना जाता है कि हाँ देश में महंगाई चल रही है, और इससे बहुत सारी चीज़ें अफेक्ट होती हैं, जैसे कि प्रोडक्शन पे फर्क पड़ता है, ठीक है, कंजम्पशन पे फर्क पड़ेगा, लोगों की इनकम पे फर्क पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट पे फर्क पड़ेगा। तो ये सारे मुद्दे ऐसे हैं जो बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालते हैं इकोनॉमी के अंदर। ठीक है, आगे लिखा हुआ द नेशंस टोटल आउटपुट एंड द अदर मैटर्स ऑफ इकोनॉमी वाइड सेगमेंट। ठीक है, या इसके अलावा कह रहा कि जो अदर मैटर्स होते हैं, जो बड़े बड़े सेगमेंट होते हैं, जो बहुत बड़े बड़े इशूज होते हैं कि ठीक है, जैसे नेशनल इनकम को लेकर हो गया, जीडीपी को लेकर के हो गया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट को लेकर के हो गया, तो वो सारी चीज़ें किस में आती हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स में आती हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या। एक बार फिर से बता रहा हूँ, अगर आपको एक वर्ड में, एक लाइन में अगर आपको डिफाइन करना हो तो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब होता है ऐसे टॉपिक, ऐसे इश्यूज, ऐसे मुद्दे जो पूरे इकोनॉमी पर इम्पैक्ट डालते हैं, वो आते हैं कहाँ, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत। ठीक है, आइए नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं, हाउ। यहाँ देखो लिखा ना, हाउ मैक्रो इकोनॉमिक्स इज डिफर्स फ्रॉम माइक्रो इकोनॉमिक्स, यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स किस तरीके से डिफरेंट है माइक्रो इकोनॉमिक्स से। तो सबसे पहले हम मीनिंग के बेसिस पे अगर देखें तो कह रहा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स, यानी हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या करते हैं, इंडिविजुअल बेसिस पर स्टडी करते हैं। ठीक है, जैसे किसी प्रोडक्ट का प्राइस हो गया, उसको लेकर के हमने स्टडी किया, या किसी इंडिविजुअल की इनकम को लेकर के हमने स्टडी किया, या किसी एक फर्म की, ठीक है, सप्लाई के बारे में, या किसी एक फर्म की डिमांड के बारे में। मतलब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इंडिविजुअल लेवल पर स्टडी करते हैं, तो उसको बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। लेकिन अगर हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो इसमें कह रहा है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज द बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट्स ऑफ एन इकोनॉमी एज अ होल। लेकिन हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या करते हैं, एग्रीगेट्स की बात करते हैं, पूरे इकोनॉमी को एज अ होल लेकर के चलते हैं। ठीक है, यानी जो बड़े बड़े इशूज होते हैं उस पर हम बात करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत। तो आई होप आपको पहला पॉइंट क्लियर हुआ होगा। सेकंड पॉइंट देखते हैं, सेंट्रल इशू। अब सेंट्रल इशू में क्या है, कह रहा कि एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इज द सेंट्रल इशू इन माइक्रो इकोनॉमिक्स। आप सभी को याद होगा क्लास 11th में आपने जब इकोनॉमिक्स पढ़ा होगा तो उसमें ज़्यादातर इसी बात पे चर्चा चल रही थी कि जो रिसोर्सेज होते हैं वो लिमिटेड होते हैं और जो ह्यूमन वांट्स होती हैं वो अनलिमिटेड होती हैं। तो किस तरीके से, ठीक है, हम अपनी लिमिटेड रिसोर्सेज का इस्तेमाल करें या फिर एलोकेशन करें जिससे हमारे जो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हमको मिल सके, यानी कि हमारे जो अनलिमिटेड वांट है उसको हम फुलफिल कर सकें। ठीक है, यानी कुल मिला के हम क्या कर रहे थे, रिसोर्सेज का एलोकेशन इतने अच्छे तरीके से कर रहे थे जिससे हमें मैक्सिमम क्या मिल सके, सेटिस्फेक्शन मिल सके। तो ये सेंट्रल इशू होता है किसका, माइक्रो इकोनॉमिक्स का, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज।
अगर हम मैक्रो की बात करें तो इसमें कह रहा है कि डिटर्मिनेशन ऑफ ओवरऑल लेवल ऑफ आउटपुट, यानी हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में टोटल आउटपुट की बात करते हैं, ठीक है। जबकि हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या करते हैं, किसी एक कंपनी ने कितना प्रोडक्शन किया इसकी बात करते हैं, लेकिन हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में टोटल आउटपुट यानी पूरे देश में कितना प्रोडक्शन हुआ, पूरे देश की जीडीपी क्या है, ठीक है, या फिर एम्प्लॉयमेंट के बारे में, ठीक है, ये भी एक बड़ा इशू है। इज द सेंट्रल इशू इन माइक्रो इकोनॉमिक्स, यानी कुल मिला के जो बड़े बड़े इश्यूज होते हैं जैसे कि नेशनल इनकम हो गया, एम्प्लॉयमेंट हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, पुअर्टी हो गया, एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो गया, ठीक है, ये सब बड़े बड़े इश्यूज होते हैं, तो इनको हम कहाँ रखते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स में। नेक्स्ट डिफरेंस है टूल्स के बेसिस पर, तो डिमांड एंड सप्लाई आर द टूल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो डिमांड एंड सप्लाई क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स का टूल्स होता है, जबकि एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई आर द टूल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमेशा क्या ध्यान देंगे, इसमें एग्रीगेट आ जाता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट डिफरेंस है अदर नेम, तो कह रहा कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो दूसरा नाम है वो है प्राइस थियरी, इट इज नोन एज प्राइस थियरी, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो अदर नेम होता है वो कह रहा है इट इज आल्सो नोन एज इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी, ठीक है, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। फिर इसके बाद नेक्स्ट है एग्रीगेशन की बात करें तो लिमिटेड एग्रीगेशन, लिमिटेड डिग्री ऑफ एग्रीगेशन, यानी जो माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो कंट्रीब्यूशन है, ठीक है, वो लिमिटेड होता है, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में कह रहा कि हाईएस्ट डिग्री ऑफ एग्रीगेशन, इसमें हम हाईएस्ट डिग्री लेते हैं एग्रीगेशन में। अब इसके बाद फाइनली लास्ट पॉइंट जो है वो है एग्जाम्पल। यहाँ से देखो और अच्छे से क्लियर होगा, देखो कह रहा कि डिमांड फॉर अ गुड, डिमांड फॉर अ गुड यानी एक गुड की डिमांड को पता करना, ये क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स, जबकि हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या करेंगे, एग्रीगेट डिमांड को पता करते हैं। सप्लाई ऑफ अ फर्म, एक फर्म की सप्लाई, तो यहाँ क्या आ जाएगा, एग्रीगेट सप्लाई। इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल की इनकम, तो यहाँ क्या ला जाएगा, नेशनल इनकम, यानी पूरी देश की इनकम। प्राइस ऑफ अ गुड, किसी एक गुड का प्राइस, जबकि यहाँ पे क्या आ जाएगा, जनरल प्राइस लेवल, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है और किस तरीके से मैक्रो इकोनॉमिक्स माइक्रो इकोनॉमिक्स से डिफरेंट है, ठीक है। तो याद रखना मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होता है कि जो बड़े बड़े इश्यूज होते हैं, ठीक है, जिनका इम्पैक्ट पूरी इकोनॉमी पर पड़ता है। जैसे आपको याद होगा 8 नवंबर 2016 डिमोनेटाइजेशन किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा। तो जब गवर्नमेंट ने ये फैसला लिया था, ये डिसीजन लिया था डिमोनेटाइजेशन का कि 500 और 1000 के नोट हम नहीं चलेंगे, तो एक बात बताओ ये कौन सा डिसीजन था, माइक्रो था या मैक्रो था? मैक्रो था गाइस, क्योंकि इससे पूरी इकोनॉमी के लोग अफेक्ट हुए थे, ठीक है, पूरी इकोनॉमी के लोग अफेक्ट हुए थे। तो डिमोनेटाइजेशन भी क्या है, एक मैक्रो डिसीजन है। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।